हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कर चुके हैं। हमने आई थिंक 12 या 13 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म कर चुके हैं और साथ में हमने शुरू किया था पहला चैप्टर, जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो हमने शुरू किया था। क्लियर। और आज अपना ये इसका दूसरा लेक्चर है। तो आज हम पहले बात करेंगे इसकी पूरी ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में पूरा अपने को पढ़ना क्या क्या होता है, उसका ओवरव्यू। जैसे कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा था, पूरा ओवरव्यू देखा था हमने। 3 कंपोनेंट बनाए थे, हार्ट, ब्लड और वेसल्स। क्लियर। तो उसी प्रकार हम जो लिविंग वर्ल्ड है उसका हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है वो। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। अगर इस चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें, इस चैप्टर में क्या क्या अपने को पढ़ना होता है वो, तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को पढ़ना होता है वो होता है, एक तो सबसे पहले अपने को पढ़ना होता है वो होता है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। क्लियर। और ये जो टॉपिक है उसको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। दूसरा जो पढ़ना होता है अपने को वो होता है टैक्सोनॉमी। इस चैप्टर में कि टैक्सोनॉमी क्या होता है वो अपने को पढ़ना है, टैक्सोनॉमी। तीसरा जो पढ़ना है वो होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है वो, सिस्टमैटिक्स। क्लियर। सिस्टमैटिक्स के बाद अपने को जो पढ़ना है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर के बाद लास्ट जो टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इतने सब टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से? लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिकल एड्स। इतनी चीजें अपने को पढ़नी होती है, जिसमें पहले लेक्चर में अपन ये कंप्लीट कर चुके थे, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। और आज के लेक्चर की बात करें हम टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिकल एड। टारगेट अपना कोशिश करेंगे अपन के सारे कंप्लीट कर पाए, पर देखते कितने होते हैं। जितने कंप्लीट उतने करने की अपन कोशिश करेंगे। क्लियर। तो शुरू करने वाले टैक्सोनॉमी से। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी को। देखो, बड़ी आसानी से चीजें समझेंगे और जितने आपके 11th लेवल की चीजें है उतने बताऊंगा, और इतनी जानकारी दूंगा कि आप बड़ी आसानी से चैप्टर को समझ पाए। अगर आप पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पहले पढ़ चुके हो अगर आप, ठीक है, तो थोड़ा बोरियत हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आप देखिए पूरे लेक्चर को, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तरह की जानकारी की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी क्या होता है वो, चलिए। तो टैक्सोनॉमी समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, समझ में। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, समझना इस चीज को। कोई पर्सन है, ए पर्सन है, कोई पर्सन ए है। अब वो पर्सन ए की बात कर रहा, उस पर्सन, वो पर्सन रहता क्या, मैं उसके एड्रेस की बात कर रहा हूँ। क्लियर। वो पर्सन जो है वो इंडिया में रहता है, तो उसकी कंट्री कौन सी होगी, इंडिया की। समझना इस चीज को, है ना। वो पर्सन इंडिया में रहता है। अगर मैं उसके स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर उसका जो स्टेट है वो होता है राजस्थान। वो पर्सन जो ए है वो कहाँ का है, राजस्थान का है। कंट्री कौन सी है उसकी, इंडिया, और रह कहाँ रहा है, राजस्थान में। तीसरा मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जो मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ वो उसका हो जाएगा डूंगरपुर। सपोज वो डूंगरपुर का है, डूंगरपुर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ उसकी तहसील की। अब उसकी तहसील सपोज एक्स है। क्लियर। इसके बाद आ जाता है विलेज, विलेज, विलेज उसका वाई है। इसके बाद एक और अपन बता देते हैं उसका मोहल्ला, और मोहल्ला उसका क्या है, जेड है। समझना। एक व्यक्ति है, पर्सन ए है, कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में, तो कंट्री कौन सी है उसकी, इंडिया होगी। स्टेट कौन सा है उसका, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसका, डूंगरपुर। और तहसील एक्स है, विलेज वाई है, और मोहल्ला जेड है। किसका, इस ए व्यक्ति का। अब यहां पर मैंने इस व्यक्ति का ये एड्रेस लिखा है। क्लियर।
तो मैंने इस व्यक्ति का क्या लिखा है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा है। क्लियर। अब एक और चीज समझते हैं, ये तो जैसे कि अगर मैं ए पर्सन की बात की, अब मैं अगर बी पर्सन की बात करूं, तो अगर बी पर्सन की बात करूं मैं, सपोज वो भी इंडिया में रहता है, वो भी राजस्थान में रहता है, वो भी डूंगरपुर में, हो सकता है तहसील भी सेम हो, विलेज भी सेम हो, पर मोहल्ला तो अलग होगा। अगर मोहल्ला सेम है तो मकान नंबर अलग होगा, मकान नंबर सेम है तो पर्टिकुलर नाम अलग होगा। कहने का मतलब कि हर इंसान का अपना एक एड्रेस होता है इस अर्थ प्लैनेट पे। तो ये तो हम इंसानों के एड्रेस की बात होगी, और ये एड्रेस जो है वो किस पर डिपेंडेड है, ज्योग्राफी पे डिपेंड है। ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है उसका बेसिस क्या है, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज। तो हमने क्या किया, ज्योग्राफिकल बेसिस बनाया है और हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने यहाँ पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर एनिमल किंगडम के दूसरे एनिमल, सपोज की बात करें अपन, चींटी ले ले, हाथी, घोड़ा, बंदर, जो दूसरे प्रकार के एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करें। क्लियर हो रही है बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं आपके सामने ह्यूमन बीइंग का। अब समझना इस चीज को ध्यान से, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ह्यूमन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, किंगडम, समझना इस चीज को, किंगडम। जैसे कि स्पीशीज, सबसे नीचे से शुरू करते हैं, स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। अब यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं, ह्यूमन का। समझना, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के लिए किंगडम कौन सा आता है, एनिमेलिया। कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया। फाइलम की बात करें तो फाइलम कौन सा हो जाएगा, कॉर्डेटा। ह्यूमन का फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। अभी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा मैं, ये चीजें है क्या वो, ठीक है, थोड़ा सब्र रखें। क्लास की बात करें तो क्लास हो जाएगा मैमलिया, मैमलिया, क्लास मैमलिया। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, प्राइमेट्स, प्राइमेटा, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। फैमिली की बात करें तो होमोनिडी फैमिली, होमोनिडी फैमिली, ठीक है। जीनस की बात करें तो होमो, और स्पीशीज की बात करें तो सेपियंस। अब समझना है इस चीज को, सेपियंस। तो ये मैंने किसका एड्रेस दिया है, मनुष्य का। मैंने ये किसका वर्गीकरण किया है, मनुष्य का। यानी कि मनुष्य जो है उसका किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा आपका, कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। ये मैंने किसका वर्गीकरण किया है, मनुष्य का वर्गीकरण किया है। अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा एनिमल ले लूं, सपोज मैंने काऊ ले लिया है ना, तो काऊ में समझना ये चीजें तो फिक्स रहेगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये चीजें क्या रहेगी, बदलती रहेगी। जिस प्रकार इसमें भी अगर पर्सन ए है, पर्सन बी है, अगर इंडिया का ही है तो ये चीजें तो सेम रहेगी। सपोज अगर पर्सन बी ले लू मैं, है ना, पर्सन बी लिया मैंने, वो पर्सन बी के लिए कंट्री कौन सी हो जाएगी, अगर इंडिया का है तो इंडिया हो जाएगा। स्टेट सपोज वो हरियाणा का है तो हरियाणा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट हो गया तो पानीपत हो गया। तहसील वहां की कोई तहसील होगी, फिर वहां का कोई विलेज और मोहल्ला। कहने का मतलब हर पर्सन के लिए क्लासिफिकेशन में ये मुख्य चीजें आएगी। ये तो अपने को चाहिए वर्गीकरण करने के लिए क्लासिफिकेशन, बस ये चीजें क्या होगी, बदलती रहेगी। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करिए, ये चीजें कॉमन रहेगी, ये रहेगी ही रहेगी। किंगडम, फाइलम, मतलब हर एनिमल के लिए एक किंगडम डिसाइड है, हर एनिमल के लिए एक फाइलम डिसाइड है, हर एनिमल के लिए क्लास डिसाइड है, हर एनिमल के लिए ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज ना। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज मैंने काऊ ले लिया तो काऊ ले लूंगा मैं, तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, बस बदलाव इसमें आएगा। काऊ के लिए किंगडम कौन सा होगा, एनिमलिया ही रहेगा, फाइलम कॉर्डेटा ही रहेगा, क्लास मैमलिया ही रहेगा, ऑर्डर यहाँ पर बदल जाएगा उसका, प्राइमेट्स नहीं आएगा वो। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पर ये चीजें मुख्य रहेगी और इन्हीं को, इन सब को, ये जो 7 आपको दिख रही है कैटेगरी, इनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी बताऊंगा, अपना टॉपिक ये नहीं है अभी, लेकिन समझ लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनको अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये अपनी होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब यहाँ पर ये 7 मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको 7 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7।
जिस प्रकार किसी व्यक्ति का अगर अपने को एड्रेस निकलना है तो अपने को इतनी चीजें तो एटलीस्ट मालूम होनी ही चाहिए। क्लियर? तो हर इंसान के लिए ये चीजें सेम रहेगी, बस यहाँ पर क्या होगा, चीजें बदलती रहेगी। सेम यहाँ पर होगा, हर जंतु के लिए किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगी, ऑर्डर होगी, फैमिली होगी, जीनस होगा, स्पीशीज होगा। और ये जो हमने किया है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसको हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन। अब समझना, क्लियर? तो यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन किया है, देखिए यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो किस आधार पर किया है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। कंट्री हम बनाते हैं किसके आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर। स्टेट हम बनाते हैं ज्योग्राफी, स्टेट की एक ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की एक सीमा होगी, हरियाणा की एक सीमा है, दिल्ली की एक सीमा होगी, सॉरी दिल्ली तो यूटी हो गया, हर एक स्टेट की क्या होगी, एक एक सीमा होगी पर्टिकुलर। तहसील की बात करें उसकी भी एक सीमा होगी, मतलब ज्योग्राफी की एक सीमा होगी, उसके आधार पर हमने एरिया को डिसाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर किंगडम किसको बोलोगे, फाइलम किसको बोलोगे, क्लास किसको बोलोगे, ऑर्डर किसको बोलोगे, फैमिली किसको बोलोगे, जीनस किसको बोलोगे, स्पीशीज किसको बोलोगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। तो उस सवाल का अध्ययन करने की जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, उन लॉस के बारे में स्टडी होती है और उन नियमों, उन विधियों के बारे में स्टडी है जो किसमें प्रयोग में लिए जाते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब ये क्लासिफिकेशन करने के लिए, कौन सा क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्लासिफिकेशन करने के लिए जिन विधियों की, जिन सिद्धांतों की, जिन नियमों की जरूरत है उसका अध्ययन की शाखा, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है, वो ब्रांच कौन सी आपकी, टैक्सोनॉमी। क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात है। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो डील कर रही है किसके साथ, उन नियमों, उन विधियों, उनका अध्ययन करती है जिनका प्रयोग कहां कर किया गया है, क्लासिफिकेशन में। मतलब हमने क्लासिफिकेशन किया है तो किस आधार पर किया है, कौन सी नियम, कौन से लॉस, कौन सा मेथड अपनाया हमने, उस अध्ययन की शाखा को आप क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमी। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी लिया था, पर यहाँ पर क्या आधार लिया है ना। जैसे कि स्पीशीज की बात करूं, स्पीशीज लेवल पर क्या आधार है, जीनस लेवल पर, फैमिली लेवल पर, ऑर्डर लेवल पर, क्लास लेवल पर, फाइलम लेवल पर, किंगडम लेवल पर। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। टैक्सोनॉमी क्या है, पहली सिंपल सी टर्म है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो कि किसके साथ डील करती है, उन विधियों, उन नियमों के साथ डील करती है जो किसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, वर्गीकरण में। किसके वर्गीकरण में, तो जीवों के वर्गीकरण में। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सब जीवों का क्या होगा, एक वर्गीकरण होगा ही होगा कि उनको जगह कहां पर, उनको कहां पे रखे, उनको उनका क्लासिफिकेशन हो। समझ में आ रही बात है। और ये जो कैटेगरी है, ये इनको अपन क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। और ये टोटल 7 कैटेगरी है जो मुख्य और अनिवार्य कैटेगरी है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो कैटेगरी है वो अनिवार्य कैटेगरी होगी, होनी ही होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का एड्रेस लेना है तो इतनी चीजें कंपलसरी पता होनी चाहिए, तो इनको आप क्या बोलोगे, अनिवार्य। ये अनिवार्य कैटेगरी है, इनकी जरूरत होगी। इसके अलावा भी कुछ, मतलब ये मेजर कैटेगरी है, इसके अलावा भी कुछ अन्य कैटेगरी भी होती है, सब डिवीजन होता है, सब क्लास होता है, सब ऑर्डर होता है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कैटेगरी भी होती है जिनकी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होता है, जनरली उनका इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर जाते हैं, एक्चुअली में है क्या टैक्सोनॉमी। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें, समझो आप टैक्सोनॉमी, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होने वाले नियमों और विधियों के साथ वो डील करती है। अब टैक्सोनॉमी आप देख रहे हो, 2 वर्ड है इसमें, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है टैक्सिस, टैक्सिस प्लस नोमास, टैक्सिस प्लस नोमास। यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ टैक्सोनॉमी। पहला कौन सा है, टैक्सिस, दूसरा है नोमास। यहाँ पर टैक्सिस का मतलब क्या है समझना, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्लियर? और नोमास का मतलब क्या होता है, लॉ। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टैक्सोनॉमी,
अरेंजमेंट के नियमों के अध्ययन की शाखा को आप क्या बोलोगे? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी शाखा है जो किसका अध्ययन करती है? आपने जो अरेंजमेंट किया है, जो क्लासिफिकेशन किया है, उसके नियम क्या है, उनकी विधिया क्या है, मेथड क्या है, उसके स्टडी की ब्रांच को आप क्या बोलोगे? टैक्सोनॉमी। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हो रही है। अब टैक्सोनॉमी की बात करें तो बेटा इसमें 4 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कितने बिंदुओं का? 4 पॉइंट्स का इसमें स्टडी किया जाता है। 4 बिंदुओं का टैक्सोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से देखिए? पहला तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो है वो है उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और चौथा जो है वो आपका हो जाएगा एफिनिटीज, एफिनिटीज। टैक्सोनॉमी में इन 4 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज। इनके मतलब क्या जान देते हैं। सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में अगर हमें किसी भी जीव का वर्गीकरण करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उसकी पहचान करना। पहले तो जीव को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। सपोज हमारे सामने कोई अनजान जीव आ गया, अब उस अनजान जीव को हम जानते नहीं है, लेकिन हमें उसको रखना है कि हम उसको कौन सी किंगडम में रखे, कौन से फाइलम में रखे, कौन से ऑर्डर में रखे, कौन सी फैमिली में रखे। जैसे कि अगर मुझे कोई इंसान मिल गया, देखिए यहाँ पर मुझे कोई पर्सन मिला, कोई व्यक्ति ए मिला, कोई व्यक्ति सी मिला सपोज। अब उस व्यक्ति सी का मुझे एड्रेस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। उसकी कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील, विलेज और मोहल्ला, उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा, ताकि उसको पर्टिकुलर जगह पर रखा जाए। तो पहला स्टेप ही क्या होगा? पहचान करना। उसी प्रकार कोई पर्टिकुलर मेरे को अगर डी जीव मिल गया मेरे को, तो उसे डी जीव को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहचान होगी कि उसको रखे कहाँ। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहचान। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जीवों को, कोई भी जीव को किसी अन्य जीव की तुलना में पहचाना जाता है कि हम इसको रखो कहाँ पर। तो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा होता है नोमेनक्लेचर, मतलब नाम देना। अब कोई नया जीव डिस्कवर किया है हमने, सपोज अगर पुराना ही जीव है तो हम उसको उचित क्लास में रख देंगे, उचित वर्गीकरण में स्थान दे देंगे। लेकिन कोई नया जीव अगर डिस्कवर किया है तो हमें उसको नाम देना पड़ेगा पर्टिकुलर। अब नाम देने के लिए क्या दिक्कत है यहाँ पर कि अब नाम देने के लिए भी तो कोई पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए? कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो नाम देने के लिए यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशन है जो नाम देने का कार्य करते हैं। देखना कौन कौन से वो। एक तो होता है आईसीबीएन, एक होता है आईसीबीएन और एक होता है ICZN, है ना। तो ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ, ICBN क्या देखिए? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बॉटनिकल, तो बॉटनिकल मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए। अगर कोई प्लांट स्पीशीज है वो नहीं है और उसको पहचाना गया है तो उसका नोमेनक्लेचर कौन करेगा? ICBN। और ICZN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कोड क्या होता है? संहिता, नियम, कि हम किस किस आधार पर नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर के क्या क्या नियम है। अपना टॉपिक अभी नोमेनक्लेचर नहीं है, क्लियर। तो समझो 2 संस्थाएं हैं, ICBN और ICZN, है ना। ये क्या करती है? नोमेनक्लेचर करती है। इनके अपने नियम है नाम लिखने के, जिनको अपन बोलते हैं बायनोमियल सिस्टम। कि कोई भी जीव होगा उसके 2 नाम होंगे। पहला नाम तो किसका होगा? जीनस का। दूसरा नाम क्या होगा? स्पीशीज का। जैसे कि ह्यूमन का हमने नाम लिखा है यहाँ पर, देखिए होमो सैपियंस। तो पहला नाम क्या है? होमो, जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा नाम क्या है उसका? सैपियंस, जो उसकी जाति बता रहा है। चलो अब देखिए आगे। तो नोमेनक्लेचर, सिंपल सी बात है, नोमेनक्लेचर का एक संस्था है जो जीव का नामकरण करेगी। उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे जो हम देखेंगे कि आधार पर नामकरण किया जाता है वो, क्लियर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? उस जीव को पहचान कर, नाम देखकर अब विशिष्ट वर्गी के समूह में शामिल किया जाता है। मतलब वो कौन से वर्गी के समूह में आएगा। मतलब बात करूं मैं यहाँ पर, तो इन सब कैटेगरी में वो कहाँ कहाँ पर वो रखता है। मतलब क्या वो जो फाइलम जो है उसका वो कौन सा आएगा? फाइलम कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है?
अगर नॉन कॉर्डेट में भी है तो कहाँ पर है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटा, टिनोफेरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कौन से फाइलम में आ रहा है? क्लियर। अलग यहाँ फाइलम वर्ड जो यूजर है वो किसके लिए हो रहा है? एनिमल के लिए। प्लांट के लिए डिवीजन आता है। क्लियर। चलिए क्लास की बात करें तो क्लास कौन सी उसकी? रेप्टाइल, एविज, मैमेलिया, कौन सी क्लास में वो आ रहा है? ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर में कौन से ऑर्डर में आ रहा है वो? अगर क्लास डिसाइड होने के बाद क्या आएगा? उसका ऑर्डर आएगा। कहने का मतलब इतना है कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उस जीव को एक विशिष्ट वर्गीय समूह में शामिल किया जाता है। मतलब कि जितनी भी कैटेगरीज बनाई है सातों में, उन सातों कैटेगरीज वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में पता लगाया जाता है। कौन से स्टेप में? क्लासिफिकेशन वाले आपके स्टेप में। एफिनिटीज का मतलब क्या होता है? देखो एफिनिटीज की मतलब की बात करें तो एफिनिटीज का सिंपल सा मतलब क्या, अब हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मतलब कि वो जो जीव मिला है, एफिनिटीज का हिंदी मतलब क्या होता है? बंधुता, यानी कि कुछ के दूसरे जीवों के साथ संबंध किस प्रकार से, दूसरों जीवों के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कंपैरेटिव स्टडी। जैसे कि बात करो, हमने कोई मेढक की कोई प्रजाति अगर हमें ढूंढी तो उसका दूसरों जीवों के साथ क्या संबंध है, उसका इवोल्यूशनरी क्या संबंध है, विकास कैसे हुआ उसका, है ना। जैसे कि मैमल्स की बात करें तो मैमल्स कहाँ से है? सबसे पहले पीसीज बने, पीसीज सबसे पहले बात करें अपन तो पीसीज बने, पीसीज से क्या है? एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से एविज और एविज से मैमल। तो रेप्टाइल से ही पीसीज से ही एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से ही रेप्टाइल आए, रेप्टाइल से एविज आए, एविज से ही मैमल आए। तो ये क्या है? इन सब में क्या बता रहा है? ये कनेक्शन बता रहा है, आपस में बंधुता, एफिनिटीज बता रहा है। तो ये पता करना है कि जो नया जीव खोजा गया है उसके दूसरे जीवों के साथ क्या बंधुता है, क्या वो उनसे विकसित हुआ है या ये जीव उससे विकसित हुए। उस प्रकार उनके आपसी संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो उसका चौथा स्टेप है, जिसको हमने क्या बोला? एफिनिटीज। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। तो 4 स्टेप इंक्लूड है टैक्सोनॉमी में, ध्यान देना। टैक्सोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस और नोमाज। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमाज का मतलब होता है लो। टैक्सोनॉमी क्या है? विज्ञान की वो शाखा है जो डील करती है किसके साथ? उन विधियों, नियमों, उनके अध्ययन के साथ डील करती है जो कहां पर प्रयोग में लिए जाते हैं? वर्गीकरण में। और इसके अंदर 4 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है एफिनिटीज। आइडेंटिफिकेशन इट मीन व्हाट? ओनली पहचान करना कि ये जीव क्या है। दूसरा क्या है? नोमेनक्लेचर, जीव की पहचान करने पर उसका नामकरण देना। 2 ब्रांचेज ये नामकरण करती है, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। बी फॉर बॉटनी, जेड फॉर जूलॉजी। पादप जगत और जंतु जगत के नामकरण के 2 शाखाएं है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? उसको विशिष्ट वर्गीय के समूह में शामिल किया जाता है, तो वो तो अपना होता है क्लासिफिकेशन। एफिनिटीज क्या है? कुछ जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है, और वो आपका क्या कहलाता है? एफिनिटी, यानी कि बंधुता। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली किसकी? टैक्सोनॉमी की। अब हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स की, कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, वो समझना इस पॉइंट को। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स, देखो सिस्टमैटिक्स की बात करें, सिस्टमैटिक्स ये एक वर्ड होता है सिस्टमा, उससे मिलके बना हुआ है। सिस्टमा वर्ड से बना हुआ है ये सिस्टमा। क्लियर। और सिस्टमा का जो मतलब होता है वो होता है रेगुलर अरेंजमेंट, नियमित व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? नियमित व्यवस्था। नियमित व्यवस्था। देखो इसके पहले जो वर्ड पड़ा वो कौन सा है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी है, ये अलग वर्ड है, टैक्सोनॉमी अलग है। अभी जिसकी बात कर रहा है पर वो कौन सा आपका? सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक्स एक वर्ड से बना हुआ सिस्टम है, जिसका मतलब क्या होता है? नियमित व्यवस्था। देखो अब क्या होता है वो सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स की बात करूं तो ये जो वर्ड दिया है, वर्ड गिवन बाय लेनियस, वर्ड गिवन बाय लीनियस। ठीक है, तो कैर्लोस लीनियस है, उसने वर्ड दिया है कौन सा? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं 2 ब्रांच आती है। एक तो होता है ओल्ड सिस्टमैटिक्स, ओल्ड सिस्टमैटिक्स, और एक होता है न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर। अब समझना सिस्टमैटिक्स क्या होता है।
देखिए सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, नियमित व्यवस्था। देखो सिस्टमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी होती है, जो जीव है उन जीवों का विकास कैसे हुआ है, उस जीव की संरचना क्या है और उसके विकास के प्रक्रम की अध्ययन किया जाता है। देखिए टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे थे अपन, वो टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे अपन, उन नियमों और विधियों का अध्ययन कर रहे थे जो किसमें प्रयोग में लाए जा रहे थे, वर्गीकरण में। जब वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, कौन सा वर्गीकरण, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, वो जो अपन स्टडी कर रहे हैं, वो जो कैटेगरी की, उस स्टडी करने के लिए, वो जो वर्गीकरण करने के लिए किन किन नियमों का, किन किन आधारों का सहारा लिया हमने, उसके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। जबकि सिस्टमैटिक्स तो क्या कहती है, ये कहती है कि उस जीव का विकास कैसे हुआ, उस जीव का आपस में संबंध क्या है, उसका विकासीय प्रक्रम क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है उसका, उसके स्टडी की जो ब्रांच है, उस स्टडी की ब्रांच को आप क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक्स। क्लियर। तो सिस्टमैटिक दो है यहाँ पर, ओल्ड सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक्स जो है, ये जो टर्म दिए अगेन वो किसने दिए, लिनियस ने दिए। ओल्ड सिस्टमैटिक जो होती है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब कि जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, यानी कि पुरानी जो व्यवस्था थी, वो किस पर डिपेंडेंट थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि रूट देख लिया हमने, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। यानी कि ये क्या कर रहा था, पादपों के जो बाह्य लक्षण थे, उन बाह्य लक्षणों को ही देखकर हम क्या करते थे, उनको एक विशिष्ट वर्ग के समूह में शामिल करते थे और क्या करते थे, हम देखते थे कि उनका विकास कैसे हो, वो सिर्फ बाह्य लक्षण देखकर कि उसकी रूट कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी लीव्स कैसी है, फ्लावर कैसे है। इन बाह्य लक्षणों को देखकर ही हम क्या करते थे, उसके विकास से इतिहास की या फिर उसके जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको पता लगने की कोशिश करते थे, सिर्फ बाह्य लक्षणों को देखकर, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स क्या कहता है, सुनो, न्यू सिस्टमैटिक्स ये नई ब्रांच है, और ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, ये जो नेम दिया है, वो दिया था नेम गिवन बाय जूलियन हक्सले। वैज्ञानिक का नाम है जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले। इसने दिया था, कब दिया था, 1940 में। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 1940 में इसने दिया था जूलियन हक्सले ने। कौन सा वर्ड, न्यू सिस्टमैटिक। अब इसमें क्या किया जाता, सुनो ध्यान से, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखते हैं। ये लोग क्या देखेंगे, कोशिका, हम तो सेल की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि हम सेल की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो, कि सेल अंदर से है कैसी। हम सिर्फ बाहर से ही क्यों देखें, सिर्फ हम रूट, स्टेम, फ्लावर और लीफ का पता नहीं, उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम तो सेल के स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ में हम उसकी इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट भी देखेंगे। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है, कि वो एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से संपर्क स्थापित कर रहा है, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट। साथ में हम उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी देखेंगे, मतलब उसकी फाइलोजेनी भी देखेंगे, इवोल्यूशन प्रोसेस, मतलब उसका विकासीय प्रक्रम, कि उसका इवोल्यूशन कैसा हो, वो भी हम देखेंगे। क्लियर। तो एक न्यू सिस्टमैटिक्स यानी कि कह सकते हैं कि नई ब्रांच है जो और एडवांस लेवल पे काम कर रही है, और बड़े लेवल पे काम कर रही है। ओल्ड सिस्टमैटिक्स क्या थी, बड़े छोटे लेवल पे काम कर रही थी। उनका कहना है हम सिर्फ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, उसी को हम देखकर हम क्या करेंगे, जीवों के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि इनका विकास कैसे हुआ, क्या संबंध है वगैरह। वो सिर्फ सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये कहना किनका था, ओल्ड सिस्टमैटिक्स का, पुरानी व्यवस्था के अनुसार। लेकिन नई व्यवस्था क्या कहती है, न्यू सिस्टमैटिक्स एक एडवांस वर्जन है जो कहती है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखेंगे, हम तो सेल की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इंटरनल के अंदर से उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हम तो उसका इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट भी देखेंगे, वातावरण से किस प्रकार संपर्क स्थापित कर रहा है, हम उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी देखेंगे कि उसका विकास किससे हुआ है। इन शॉर्ट हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों कैरेक्टर देखेंगे। इनका कहने का क्या मतलब था, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इन दोनों कैरेक्टर को हम साथ साथ में लेके चलेंगे और दोनों कैरेक्टर की हम स्टडी करेंगे। क्लियर।
तो आई होप आपको समझ में आया सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी सिर्फ इतना बताती है कि वर्गीकरण जिस आधार पर किया गया है वो आधार क्या है, वर्गीकरण के नियम क्या है, उनका अध्ययन कहाँ किया जाएगा, टैक्सोनॉमी में। जबकि सिस्टमैटिक्स क्या बताता है? वो तो बताता है कि जीव का विकास कैसे हुआ, वो बताता है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है, उनके आपस में एफिनिटीज क्या है, एनवायरमेंट से कांटेक्ट कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, वो सब आपका कौन बता रहा है, सिस्टमैटिक्स। वो भी कौन सा आपका, न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखी थी, एक बार उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम पूरा देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। अब देखो आपके सामने दो टर्म आई है, पहली कौन सी है, टैक्सोनॉमी, दूसरी कौन सी है, सिस्टमैटिक। अब एक नई टर्म आएगी, टैक्सॉन। अभी टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, उसको समझो। क्लियर? चलो तो अगेन हम ह्यूमन क्लासिफिकेशन देखते हैं। ह्यूमन क्लासिफिकेशन सबसे नीचे क्या आता है, स्पीशीज, फिर आता है जीनस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर आता है डिवीजन, क्लास, डिवीजन, और डिवीजन की जगह आप फाइलम भी लिख सकते हो, और सबसे ऊपर आता है किंगडम। किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। यहाँ पर याद रखना जो फाइलम वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। प्लांट के लिए क्या होगा, डिवीजन। बाकी सब कैटेगरी सेम वैसी की वैसी होती है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो आपको दिख रही है सात जो मैंने आपको लिखा है उसमें हर एक को आप क्या बोलोगे, कैटेगरी बोलोगे। मतलब ये क्या कहलाएगा, कैटेगरी। स्पीशीज क्या है, एक कैटेगरी है। स्पीशीज क्या है, समझना बेटा ध्यान से इसको, स्पीशीज क्या है, एक कैटेगरी है। क्लियर? क्या है, एक कैटेगरी, एक वर्ग है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलोगे, टैक्सॉन। मतलब टैक्सॉन कहो तो भी, क्या लिखा मैंने, टैक्सॉन कहो तो भी, कैटेगरी कहो तो भी, इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब स्पीशीज क्या है, एक टैक्सॉन है, एक कैटेगरी है। जीनस क्या है, टैक्सॉन या कैटेगरी। फैमिली क्या है, एक टैक्सॉन और कैटेगरी। ऑर्डर क्या है, एक टैक्सॉन और कैटेगरी। क्लास क्या है, टैक्सॉन और कैटेगरी। अगेन तो ये सारी क्या है, कैटेगरीज है या टैक्सॉन है। अब किसको, इसका निर्माण कब होता है वो हम बात करेंगे कि फैमिली किसको बोलते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, वो। क्लियर? देखिए अगर आप बायोलॉजी अगर आप एक या दो बार पढ़ चुके हो, अगर कोर्स को कंप्लीट कर चुके और आप ठीक ठाक बायोलॉजी जानते हो तो आपको ये याद हो जाता है जनरली, है ना। एक या दो बार अगर बायोलॉजी आप एनसीईआरटी पढ़ चुके, कोर्स को रिवाइज कर चुके हो तो याद हो जाता है। लेकिन पहली बार जब अपन देखते हो तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो याद करने की सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। देखो किंगडम और आई थिंक स्पीसीज और जीनस, ये तीनों तो आपको याद हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कि नीचे सबसे नीचे क्या आता है, स्पीसीज, फिर जीनस, और सबसे ऊपर क्या आता है, किंगडम। बीच वाली जो उनको याद करने के लिए देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। फैमिली का ऑर्डर है, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना है। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। फैमिली का ऑर्डर है, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना है ना। ये ट्रिक काम नहीं करते मेरे हिसाब से, ट्रिक काम नहीं करती जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छी तरह से चीजों को समझ लो तो ये ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन भी बता दूंगा मैं सबकी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी समझ लो, नीचे क्या आएगा, स्पीशीज, फिर जीनस, सबसे ऊपर किंगडम, तो बीच में क्या है, फैमिली का ऑर्डर है, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना है। और अब अगर 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो फिर ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? लेकिन बिल्कुल नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, याद रखने की कोशिश करनी है तो ये बेहतर तरीका है। चलिए अब देखिए, तो ये हर एक जो स्टेप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, यानी कि टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टैक्सॉन क्या है, तो एक कैटेगरी ही टैक्सॉन है, ये जीनस ही टैक्सॉन है, फैमिली ही टैक्सॉन है। क्लियर? चलिए अब यहां पर क्लासिफिकेशन की अपन बात करें, क्या हम ये बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन एक, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि क्लासिफिकेशन जो है, समझना, क्लासिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, क्या सिंगल स्टेप है और मल्टीपल स्टेप है, सिंगल स्टेप या फिर मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। मतलब जो क्लासिफिकेशन है कैसा प्रोसीजर है, क्या सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, मल्टीपल स्टेप। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये सिंगल स्टेप तो हो नहीं सकता, ये कैसा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कहने का मतलब इतना है, जैसे कि आप इधर देखिए, ये वाला कहाँ गया, शायद
चलो ये रहा। तो अगर मुझे पर्सन ए का मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन है, तो क्या मैं इसको सिंगल स्टेप में क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ कि मैंने कह दिया कोई व्यक्ति इंडिया का हो गया क्लासिफिकेशन? क्या पहचान पूरी हो जाती है? पहचान पूरी नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन जितने मैंने यहाँ पे लिखे सबकी जरूरत पड़ेगी, उसके कंट्री की भी जरूरत पड़ेगी, स्टेट की भी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की, विलेज की, मोहल्ले की, इवन उसके नाम की, फादर के नेम की, मकान नंबर, गली नंबर, सबकी जरूरत पड़ेगी। मतलब सिंगल स्टेप में हम किसी को भी क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सेम चीज यहां पर हो रही है कि अगर हमें बात करें अगर जीवों के वर्गीकरण की, तो क्या जीवों का वर्गीकरण सिंगल स्टेप में हो सकता है? नहीं होगा। यानी कि क्लासिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। एक सिंगल स्टेप में हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, मल्टीपल स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वही बात कर रहे हैं, देखो ये मल्टीपल स्टेप है ना, हमें क्या बताना पड़ेगा, किसी भी जीव का उसकी स्पीशीज बतानी पड़ेगी, उसका जीनस बताना पड़ेगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये सब बताने पड़ेंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन इट इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे इसमें स्टेप इंक्लूड है। अब हर एक स्टेप को आप क्या बोलोगे, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलोगे। क्लियर ना? हर एक सिंगल स्टेप क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक सिंगल स्टेप क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब स्पीशीज क्या है, तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जीनस क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फैमिली क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो ये जो सारे हैं, इसमें से एक सिंगल जो स्टेप है उसको आप क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सोन, क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोन। ये जो टैक्सोन वो सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगल कैटेगरी को आप टैक्सोन बोल रहे हो, तो इन सब का प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सा। तो ये इन सब को मिलाकर आप क्या बोलोगे, टैक्सा बोलोगे। प्लूरल वर्ड क्या है, टैक्सा। एक मिनट है ना, तो प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा आपका, टैक्सा हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, तो इन सब को मिलाकर आप क्या बोलोगे, टैक्सा। प्लूरल वर्ड क्या है, टैक्सा, और सिंगुलर वर्ड टैक्सोन है। टैक्सोन क्या है, सिंगल कैटेगरी। एक सिंगल कैटेगरी क्या कहलाती है आपकी, टैक्सोन, और सबको मिलाकर आप क्या बोलोगे, टैक्सा। टैक्सा क्या है, प्लूरल है, और सिंगुलर क्या कहलाएगा आपका, टैक्सोन। क्लियर? चलिए, अब हमें किसी भी जीव का वर्गीकरण करना है तो ये 7 कैटेगरी तो अपने को चाहिए ही चाहिएगी, और इन 7 कैटेगरी को हम बोलते हैं अनिवार्य कैटेगरी, है ना। एसेंशियल है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो इनको क्या बोलोगे, अनिवार्य कैटेगरी। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी अपने को चाहिए, जैसे कि सब ऑर्डर है, सब फैमिली वगैरह, जो अनिवार्य नहीं होते, मतलब उनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कोई भी जीव है, उस कोई भी जीव का वर्गीकरण अपन क्या क्या करते हैं, इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में करते हैं। कोई भी जीव ले लिया तो इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम उनको वर्गीकरण करते हैं, जिनको हम अनिवार्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, इसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं अपन। अब इनमें से ध्यान देना, ये जो ऑर्डर लिखा जाता है वो या तो असेंडिंग में लिखा जाएगा, डिसेंडिंग में। जरूरी नहीं आप स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन से ऊपर से लिखो, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, किंगडम, फिर आता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना जो होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, मैंने क्या वर्ड बोला है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पेलिंग देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से सही है गलत है देख लेना, आई डोंट नो। चलो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की जो क्रिया है उसको आप क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, वंशावली, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। क्लियर? आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। देखो कितनी टर्म है वो, टैक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक है, टैक्सोन है, टैक्सा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। आई होप इन सब के मतलब आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देखा था, तो एक बार लिख देते हैं। अगर मुझे ह्यूमन को रखना है तो किंगडम कौन सा होगा, किंगडम यानी कि 5 मेजर किंगडम है। अर्थ की बात करें
तो जितने भी जीव है उनको 5 मेजर किंगडम में रखा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो उनमें से अगर मुझे मनुष्य को रखना तो कहाँ रखूंगा मैं, ना तो मोनेरा में आएगा, क्योंकि मोनेरा में सारे कौन से आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, उसमें कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन वो भी कौन से, यूनिसेल्युलर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई है नहीं मनुष्य, उसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं। फिर कौन आते हैं, प्लांट, प्लांट में पूरा प्लांटी में कौन सा आएगा, प्लांट पूरा कम्युनिटी आएगा, पूरा प्लांट किंगडम आएगा। बाद में बचा कौन सा, एनिमेलिया। तो मनुष्य क्या है, एक एनिमल है, तो किसमें आएगा वो, किंगडम एनिमेलिया में। तो किंगडम कौन सा हो गया, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो इसका किंगडम आता है एनिमेलिया। फाइलम की बात करें, फाइलम कौन सा है, फाइलम हो गया कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा होगा, मैमेलिया, मैमल्स के मेंबर है अपन, क्लास मैमेलिया। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, प्राइमेटा, यानी कि प्राइमेट्स। फैमिली की बात करें, होमोनिडी, होमोनिडी, फैमिली हो जाएगी आपकी होमोनिडी, वेट है ना, फैमिली कौन सा हो जाएगी, होमोनिडी। और जीनस की बात करें तो जीनस कौन सा हो जाएगा, होमो। और स्पीशीज की बात करें तो सैपियंस, स्पीशीज कौन सा जाएगी, सैपियंस। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन किया किसका, ह्यूमन का। अब यहाँ पर एक चीज समझना ध्यान से, देखो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं स्पीशीज से किंगडम की ओर, वैसे वैसे क्या होता है, समानताएं कम होती जाती है, यानी कि विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीशीज से जैसे ऊपर की ओर जाओगे, स्पीशीज से किंगडम की ओर जाओगे तो क्या होगी, समानताएं कम होती जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, दो चीजों को लो, एक सोचो फ्रॉग के बारे में और एक सोचो ह्यूमन के बारे में, फ्रॉग और ह्यूमन। देखिए ये दोनों, फ्रॉग और ह्यूमन, ये दोनों किसके मेंबर है, ये इन दोनों के किंगडम की बात करूं तो किंगडम कौन सा हो जाएगा, एनिमेलिया, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। आप देखो दोनों का किंगडम सेम है ना। देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको पोटैटो ले लेता हूं, चलो पोटैटो, पोटैटो। तो पोटैटो का किंगडम कौन सा है, प्लांटी, पोटैटो का किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांटी। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉग और ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों का किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। तो किंगडम दोनों का सेम है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई समानता है, बहुत सारी असमानता है, कहने का मतलब। अब मैं इसकी बात करूं फ्रॉग की, इसकी क्लास की बात करूं मैं, तो क्लास कौन सी है इसकी, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। इसकी क्लास कौन सी है, मैमल्स, मैमेलिया। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं, क्लियर, तो इसका ऑर्डर कौन सा है, साइलेंशियम आता है, इसका ऑर्डर प्राइमेट है। कहने का मतलब कि जो समानताएं हैं, मैक्सिमम जो समानताएं हैं आपको कहां पर मिलेगी, लोअर कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मिलेगी। जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, समानताएं कम होती जाएगी। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक असमानताएं कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मिलेगी आपको, तो कौन सी हो जाएगी, किंगडम। स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए किंगडम। सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, तो टैक्सोनॉमिक, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मिलेगी आपको, तो किंगडम में। और सबसे कम विविधता कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मिलेगी, तो वो कौन सी होगी, स्पीशीज में। अभी पढ़ेंगे स्पीशीज की क्या डेफिनेशन है वो। तो स्पीशीज लेवल पर सबसे कम समानताएं मिलती है, क्योंकि स्पीशीज किसके बोलते हैं, जीवों का ऐसा समूह जो समान गुणधर्म रखता हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पीशीज। तो स्पीशीज लेवल पर तो समानताएं बहुत अधिक होती है, लेकिन समानताएं कम होती जाती है जैसे जैसे अपन हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ओर जाते हैं। तो सबसे कम समानताएं कहां पर मिलेगी आपको, किंगडम लेवल पर, है ना। किंगडम लेवल पर सबसे कम समानताएं मिलेगी, सबसे अधिक समानता कहां मिलेगी आपको, स्पीशीज लेवल पर। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हमने बात करी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप समझते एक एक करके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, वो उनके बारे में समझते। तो सबसे पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखिए इधर, सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज। तो चलिए स्पीशीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज, अरे सॉरी, स्पीशीज। तो सबसे पहली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे यहाँ पर स्पीशीज, जाति क्या है वो।
देखो मैं जाति नाम और अदर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो स्पीशीज नेम एंड कॉन्सेप्ट, नेम एंड कॉन्सेप्ट, ये जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? जॉन रे ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉन रे ने दिया था। चलो, तो जॉन रे ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले क्या दिया था? स्पीशीज नेम यानी कि जाति नाम, और उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था? जॉन रे ने। इसकी एक बुक है, जॉन रे की बुक है, और बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम। एक और बुक है स्पीशीज प्लांटेरम, याद रखना स्पीशीज प्लांटेरम ये लिखी थी कार्ल लिनियस ने। 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई थी। ये कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। लिनियस की बुक कौन सी है? स्पीशीज प्लांटेरम। और ये हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है? आपकी जॉन रे की। इस बुक में उसने 18,000 से भी अधिक पादपों का वर्णन किया था। 18,000 से अधिक पादपों का वर्णन किया था इस बुक में। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसने लिखी थी? जॉन रे ने। और इस जाति की सबसे पहले कॉन्सेप्ट और नाम जो दिया था वो उसने दिया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पीशीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अभी समझेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था वो यहां पर दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या? अर्नेस्ट मेयर ने। तो अर्नेस्ट मेयर, इसी को क्या बोला जाता है? 20वीं सदी का डार्विन, 20th सेंचुरी डार्विन, इसको बोलते हैं 20वीं सदी का डार्विन। और इसने क्या किया था? जाति को एक जैविक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब समझ यहाँ पर जो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखते हैं अपन, कौन से? देखो सबसे नीचे क्या लिखते हैं? स्पीशीज, इसके बाद जीनस, फिर आता है फैमिली, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास, फिर क्या आएगा? या तो डिवीजन। डिवीजन किसके लिए आएगा? प्लांट के लिए। और फाइलम किसके लिए आता है? एनिमल के लिए। डिवीजन, फाइलम, और सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम, किंगडम। तो ये क्या होती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। इस हर एक को आप क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सॉन, दोनों वर्ड एक है। प्लूरल क्या हो जाएगा? टैक्सा। तो ये कैटेगरी है स्पीशीज, तो उसकी परिभाषा क्या है? फिर हम पढ़ेंगे जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सब की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पीशीज क्या होता है वो देखिए। तो स्पीशीज को अर्नेस्ट मेयर ने किस रूप से डिफाइन किया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्नेस्ट मेयर का कहना क्या था सुनना, उसके लिए जो स्पीशीज था वो क्या था सुनना। वो ये कह रहा है कि जीवों का वो समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो? इंटरब्रीडिंग हो सके, आपसी प्रजनन, इंटरब्रीडिंग, आपस में एक दूसरे से क्या कर सके? वो ब्रीडिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। यानी किसने क्या बोला? जीवों का समूह, जीवों का समूह जो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीडिंग कर सके। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है? इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग। तो उसने क्या बोला? जीवों का ऐसा समूह जो इंटरब्रीडिंग कर सकता है, वो बोल रहा है कि वो एक स्पीशीज है ना। तो सिंपल सा ऐसा कहने का मतलब है कि हम जीवों का कोई भी समूह ले लो जो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके, आपस में प्रजनन कर सके, वो कहता है कि वो एक जाति होगी मेरे हिसाब से। जैसे कि संसार के सभी मनुष्य, इस संसार में जितने भी मनुष्य है सब क्या है? आपस में प्रजननशील है, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इस संसार के सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे? एक बायोलॉजिकल स्पीशीज हो जाएंगे, एक ही जाति के सदस्य कहलाएंगे। इस संसार में जितने भी जैसे बात करूं एलिफेंट की है, तो जितने भी एलिफेंट है वो सब आपस में क्या होंगे? प्रजननशील, वो एक स्पीशीज हो जाएगी।
जितने भी लायन है वो क्या है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो एक स्पीशीज हो जाएगी। तो जितने भी जीव हैं, जो आप जितने भी हॉर्स है, वो क्या करेंगे, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो जीवों का वो समूह जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, उसको बोलता है वो कि वो क्या है, एक स्पीशीज है यू। तो उसके हिसाब से संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, इसलिए वो एक बायोलॉजिकल स्पीशीज के मेंबर होंगे। तो मेयर के अनुसार स्पीशीज क्या है, सिंपल सी बात है, जीवों का समूह जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके। क्लियर। लेकिन ये परिभाषा अपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या आती है वो समझो। दिक्कत क्या आती है, वो दिक्कत आ जाती है कि ये परिभाषा केवल और केवल उन्हीं जीवों पर लागू होती है जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पर बात करते हैं उन पर ही लागू, उन पर ही लागू, किन पर लागू होगा, जो क्या करते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये उन पर ही लागू होगा जो क्या करते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन व्हाट अबाउट उनके बारे में क्या, जो क्या करते हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या, आप समझो इन दोनों टर्म का मतलब समझो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपको एक दूसरे पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो फिर उसमें गैमेट बनना हो जाएगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन अभी फिलहाल की रिश्ता समझ लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक अलग पार्टनर की जरूरत पड़ती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, अकेला जीव ही कैपेबल होता है कि वो नया जीव बना सकता है। रिप्रोडक्शन क्या, मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हर जीव क्या करता है, अपना समान एक कॉपी बनाता है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हर जीव अपने समान एक कॉपी बनाता है। अगर लायन है तो लायन बनाएगा, मनुष्य है तो मनुष्य बनाएगा, अगर कोई हॉर्स है तो हॉर्स बनाएगा, एलिफेंट एलिफेंट बनाएगा। तो अपने ही समान एक नया जीव बनाने की प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इसको करने के दो तरीके, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, आपको पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, एक अकेला जीव ही कैपेबल होता है कि वो नया जीव बना सकता है। आप समझो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर अकेला जीव ही कैपेबल है कि वो नया जीव बना सकता है, तो यहां पर अर्नेस्ट मेयर का कहना क्या था, जीवों का समूह जो आपस में क्या हो, प्रजननशील हो। लेकिन यहां पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसका तो किसी और जीव से संबंध है ही नहीं, वो तो खुद कैपेबल है ना नया जीव बनाने के लिए। तो फिर तब उसको एक स्पीशीज कैसे मानना, तब आप हर एक जीव को एक स्पीशीज बन जाएगी आपके लिए, तो कैसे हो समझो। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल के नाम बताओ मैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और आज आपका बीजीए, बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्लियर ना, तीनों क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कारण सुनना, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीए, ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से क्या ये एक बायोलॉजिकल स्पीशीज होगी, नहीं होगी, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर का कहना क्या है, वो ये कहता है कि ये तीनों एक स्पीशीज तब मैं कहता जब ये तीनों आपस में क्या हो, इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, या आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एक, वो किसमें एक स्पीशीज नहीं मानता है वो। तो इसके हिसाब से आप एक बात समझिए यहाँ पर कि जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर दो कोई ऐसे जीव है जो एक समान है लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अर्नेस्ट मेयर उनको एक स्पीशीज नहीं मानता है, भले उनमें बाकी सारे कैरेक्टर समान हो। मतलब कि सपोज करो दो जीव है, ए और बी है ना, ए और बी, ये दोनों जीव पूरी तरह से एक दूसरे से समान है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरिया है, उसी कम्युनिटी का दूसरा बैक्टीरिया है, अगर वो दोनों बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उनको अर्नेस्ट मेयर क्या कहता है, एक ही स्पीशीज नहीं मानता है। उसका कहना है कि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, जस्ट बिकॉज कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका बेसिक, उसका तो बेस था, वही क्या था, वो यही कह रहा है कि जीवों का समूह जो क्या कर सकता है, आपस में इंटरब्रीड करेगा, मैं तो उसी को क्या मानूंगा, एक स्पीशीज मानूंगा, ये कहना था उसको।
मतलब यहाँ पर देखिए स्पीशीज का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अर्नेस्ट मेयर की। उसने क्या बोला है कि जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर पाएगा मैं तो उसी को जाति बोलूंगा। लेकिन अब ये जो परिभाषा है वो किस पर लागू नहीं हो रही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों की। तो जब हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों का क्लासिफिकेशन करना होगा तब हमारे सामने दिक्कत आएगी, क्योंकि तब मेयर की डेफिनेशन के हिसाब से करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम टैक्सोनॉमी में, ये क्या है टैक्सोनॉमी, इसीलिए हम टैक्सोनॉमी में स्पीशीज के जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, कौन सा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हम टैक्सोनॉमी में बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन नहीं लेते, हम एक अलग स्पीशीज निकालते हैं, कौन सी, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। अब इसको समझो ये क्या है वो। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, कौन सा, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था, बायोलॉजिकल स्पीशीज का, कि हर एक जीव को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल स्पीशीज मानेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल हम टैक्सोनॉमी में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टैक्सोनॉमी में करते यहाँ पर तो वो जीव छूट जा रहे थे जो कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कि बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, अब दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग स्पीशीज माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, क्योंकि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद क्या कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया जीव बना दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। तो इसीलिए यहाँ पर एक नई धारणा जन्म लेती है, वो कौन सी, आपकी टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। अब वो कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल स्पीशीज नहीं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज देखेंगे। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज क्या होता है सुनना, इसमें क्या कहता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे हम। क्या करेंगे इसमें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम तो वही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, बाहरी लक्षण देखेंगे हम। यानी कि जब बात टैक्सोनॉमी की होगी, समझना ध्यान से क्या क्या जा रहा है वो, जब बात टैक्सोनॉमी की होगी, जब बात वर्गीकरण की होगी, तब हम ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट लेंगे स्पीशीज का, जो ये कहता है कि हमें तो सिर्फ बाहरी लक्षण ही देखने की, बाहर से कैसा दिख रहा है। कि अगर दो जीवों का समूह, यहां से डेफिनेशन क्या निकलती है कि जीवों का समूह जो क्या करता हो, दिखने में समान गुणधर्म रखता हो, तो हम सिंपल सी बात है हम उनको एक समूह में रखेंगे। मतलब यहाँ पर स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, जीवों का समूह जिनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या हो, समान हो, बाह्य रूप से, मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी लक्षण, जिनके बाह्य लक्षण समान हो उनको हम क्या मानेंगे, एक जीव, एक प्रजाति मानेंगे, एक स्पीशीज मानेंगे। जीवों का समूह जिनके बाह्य लक्षण समान हो उसको हम एक क्या मानेंगे, स्पीशीज मानेंगे। अब ये कौन सा डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है। तो यहाँ पर हमारे सामने स्पीशीज की दो डेफिनेशन आ जाती है, एक तो बायोलॉजिकल स्पीशीज और दूसरा टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। चलिए देखो, यानी कि स्पीशीज की दो चीजें आ जाती है हमारे यहाँ पर, स्पीशीज, तो यहाँ पर स्पीशीज की दो डेफिनेशन आ जाती है, एक तो कौन सी होती है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, और दूसरी बायोलॉजिकल स्पीशीज। पहली कौन सी है, बायोलॉजिकल स्पीशीज, बायोलॉजिकल स्पीशीज। दूसरा होता है टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, वो बायोलॉजिकल स्पीशीज में क्या क्या डेफिनेशन की, जो जीवों का समूह जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, उसको क्या बोला है, बायोलॉजिकल स्पीशीज। अर्नेस्ट मेयर ने दिए। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज सिर्फ इतना कहता है हम तो बाहर के लक्षण देखेंगे, अगर बाहर से लक्षण समान है तो हमारे लिए वो एक प्रजाति होगी, एक स्पीशीज होगा। हम जीव देखेंगे 8, 10, 15, 20 जितने भी जीव है, वो जीवों के लक्षण समान है तो हम उसको एक जाति बोलेंगे, एक स्पीशीज बोलेंगे। लेकिन इसका क्या कहना था, इंटरब्रीड कर सके, वही हम बोलेंगे आपकी वो क्या है, एक स्पीशीज है। चलिए अब यहां पर ध्यान देना, टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी में हम इस प्रकार वाली स्पीशीज का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब टैक्सोनॉमी में स्पीशीज की ये डेफिनेशन काउंट नहीं करते हैं, हम कौन सी डेफिनेशन काउंट करते हैं, ये वाले टैक्सोनॉमिक स्पीशीज वाली, जो क्या कहती है, जीवों का समूह जो समान गुणधर्म रखता हो, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उनकी समान होनी चाहिए। इसको एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम लेते हैं एक तो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर और कैबेज, फूल गोभी और पत्ता गोभी। देखिए अगर हम
कॉलीफ्लावर और कैबेज को दोगे, फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो इन दोनों के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समान है, बाह्य आकार की दोनों की लगभग समान होती है। तो इन दोनों की बाह्य आकार की समान है, तो इसीलिए ये दोनों, सुनना ध्यान से, ये दोनों क्या है, अब जब बाह्य आकार की समान है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज क्या कहलाती है, जीवों का समूह जिनकी बाह्य आकार की समान है उनको हम एक जाति मानते हैं। तो इन दोनों के बाह्य आकार की समान है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, इनकी समान है, इसीलिए दोनों क्या है, एक क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, क्योंकि दोनों के क्या है, बाह्य आकार के समान है। लेकिन ये दोनों कॉलीफ्लावर और कैबेज, ये दोनों, इन दोनों में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। आप इंटरब्रीडिंग करवाना चाहो इन दोनों में तो नहीं हो पाएगी। तो जब इन दोनों में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाओगे तो यहां पर क्या होगा, अगर हम स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ले अगर, तो एक दोनों क्या कहलाएगी, अलग अलग प्रजाति कहलाएगी। क्योंकि एक ही कब कहलाएगी, जब ये आपस में क्या कर पाए, इंटरब्रीडिंग कर पाए। तो ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगी, सो ये क्या होगी, डिफरेंट 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 क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल स्पीशीज, बायोलॉजिकल स्पीशीज। चीजें क्लियर हो रही होगी आई होप। तो देखो, अगर हम स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ले तो कॉलीफ्लावर और कैबेज ये दोनों क्या होती है, दो डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज बन के आती है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही है। लेकिन हम अगर टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ले अगर स्पीशीज का, जिसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो ये दोनों क्या आएगी, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आएगी, दोनों एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कहलाएगी। लेकिन अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लेंगे तो अलग अलग कहलाएगी। तो हम टैक्सोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज वाला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही देखते हैं। लेकिन देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं वो, कि जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज हो लेकिन एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीशीज हो, ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीशीज। क्या बोलते हैं, सिबलिंग स्पीशीज। तो देखिए स्पीशीज की कितनी डेफिनेशन आ गई, वो बायोलॉजिकल स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज और सिबलिंग स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज कब बोलते हैं, जब वर्गीकरण का आधार क्या हो, इंटरब्रीडिंग। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कब बोलते हैं, जब वर्गीकरण का आधार क्या हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और सिबलिंग स्पीशीज क्या होती है, वे स्पीशीज जो कि टैक्सोनॉमिकली तो एक हो लेकिन बायोलॉजिकल अलग अलग हो। यानी कि सुनना, जिनकी आकार एक ही समान हो, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली समान हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली दोनों सेपरेट हो। तो सिबलिंग स्पीशीज के लिए दो टर्म हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दोनों के लिए कैसी होगी, इक्वल होगी, दोनों के लिए मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे वो, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। यानी कि आइसोलेटेड यानी क्या होगा, पृथक होगा, यानी कि आपस में क्या नहीं कर सकते वो, रिप्रोडक्शन, आपस में क्या नहीं कर सकते वो, इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, इंटरब्रीडिंग। तो सिबलिंग स्पीशीज इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते लेकिन मॉर्फोलॉजिकली दोनों समान है। क्लियर, यानी कह सकते हैं अपन कि टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, ये जो कॉलीफ्लावर कैबेज है वो एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है लेकिन दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज है। क्लियर, इसलिए इन दोनों को आप क्या बोलोगे, सिबलिंग स्पीशीज। तो आई होप आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो पहला जो स्टेप है, पहला जो यहाँ पर ये जो आगे, हाँ, ये आपको जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का वो समझ में आया होगा। अभी तो हमने स्पीशीज पढ़ा है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम तक पहुंचना है। क्लियर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे विविधताएं कम होती जाएगी। तो आज के लेक्चर हमने स्पीशीज के बारे में देखा है। स्पीशीज के बारे में दो कॉन्सेप्ट आए, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हमने दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिए। आई होप चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो स्पीशीज का हो गया। अब जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। डिवीजन किसके लिए यूज होता है, प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए क्या यूज होगा आपका, फाइलम वर्ड। क्लियर, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इन सब कैटेगरी के बारे में देख लेंगे और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने स्पीशीज को खत्म
कर दिया है क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आगे बात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू। चलेगा क्या?